हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे इस चैनल A to Z लर्निंग अड्डा में। मैं हूं अविनाश और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं पार्ट 2। पॉलिटी के MCQ का हम पार्ट 1 पहले ही कवर कर चुके हैं, जो आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा और साथ में मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और ये मैं लाया हूँ आपके लिए पार्ट 2। तो मज़ेदार क्वेश्चन हैं, देखिए। और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। मैं पॉलिटी के MCQ की सीरीज़ ये तैयार कर रहा हूँ। इनमें से आपकी बहुत सारे एग्ज़ाम में चीज़ें आ सकती हैं, तो कृपया इसे देखें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग चार्टर्ड एक्ट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसमें यह बोलना चाह रहा है किसके द्वारा निम्नलिखित चार्टर एक्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए, ठीक है। तो किस चार्टर एक्ट के तहत? तो वो था द चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833, 1833 का चार्टर्ड एक्ट, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की केंद्रीय संविधान समिति का अध्यक्ष था? तो कौन थे केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष? वो थे जवाहरलाल नेहरू। आपको साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू जी चेयरमैन थे यूनियन पावर कमेटी और कमेटी ऑफ स्टेट, यानी केंद्रीय शक्ति समिति तथा राज्य समिति के भी अध्यक्ष थे। तो ये कमिटीज़ जो है मैं पूरी कवर कर रहा हूँ इस MCQ में भी, और इन कमिटीज़ को आपको याद रखना है क्योंकि पेपर में ये कमेटी पूछता है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने 3 कमेटी की चेयरमैनशिप की थी, यूनियन पावर कमेटी, कमेटी ऑफ स्टेट और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, यानी केंद्रीय संविधान समिति, केंद्रीय शक्ति समिति और राज्य समिति। अगला क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष था? ठीक है, तो इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको ये भी याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, यानी प्रांतीय संविधान समिति और आदिवासी और बहिष्कृत क्षेत्र समिति के भी अध्यक्ष थे। किसके साथ? फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी कमेटी, यानी मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के साथ। तो आपको ये भी चीज़ याद रखनी है कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी किन किन समिति के अध्यक्ष थे। तो आपको मैं यहाँ पर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो अभी हमारे इंडिया में जो बनी थी 182 मीटर बड़ी है, जो गुजरात में है नर्मदा रिवर पर, सरदार सरोवर डैम पर। ओके, तो ये भी किनकी स्टैच्यू है? तो ये स्टैच्यू है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। वो अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ स्टीयरिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष थे? अब देखिए, इसमें संचालन समिति मतलब स्टीयरिंग किसके हाथ में होता है? जो मुख्य होता है। तो मुख्य कौन है? हमारे कौन प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के? हमने पिछले पार्ट 1 में कवर किया है। हमारे प्रेसिडेंट जो थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो स्टीयरिंग जो संचालन करेंगे वो उस कमेटी के भी कौन अध्यक्ष हैं? तो वो भी हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथ ही साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रूल एंड प्रोसीजर कमेटी, यानी नियम और प्रक्रिया समिति के भी अध्यक्ष थे। साथ ही साथ आगे आपको और क्वेश्चन आएगा जो राजेंद्र प्रसाद जी से रिलेटेड है, जो कि फ्लैग कमेटी का। तो वो भी आप याद रख लीजिए साथ में कि फ्लैग कमेटी, रूल एंड प्रोसीजर कमेटी, साथ ही स्टीयरिंग कमेटी, ये तीनों के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। विच एक्ट हैज़ इंट्रोड्यूस द डायरची सिस्टम इन द इंडियन प्रोविजन। तो किस अधिनियम ने भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन पद्धति की शुरुआत की थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को साथ में और भी क्या नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड सुधार 1919, ठीक है। तो ये क्या होता है? द्वैध या दोहरी सरकार, केंद्रीय और प्रांतीय में विषयों का विभाजन है। तो ये पहले डायरेक्टरी सिस्टम हुआ करता था, अब लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के में इसको ख़त्म कर दिया गया। तो अब हमारे इंडिया में ये सिस्टम नहीं है। लेकिन ये सिस्टम आया कहाँ से था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इसको लाया गया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इसे समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइटली डिस्क्राइब्ड एट द मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। निम्नलिखित में से एक को भारत में संवैधानिक स्थान के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है। तो किसे किया गया वर्णित मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल गवर्नमेंट? तो इसका आंसर है रिपन्स रिजोल्यूशन 1882, ठीक है।
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वॉज ऑल्सो नोन एज, अभी मैंने आपको इसके पिछले क्वेश्चन में बताया कि उसे किस नाम से और जाना जाता है, तो इसका आंसर है मॉन्टेफोर्ट रिफॉर्म्स, ठीक है, 1919। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वॉज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत का संविधान जिसे संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, तो किस दिन अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949, ओके, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, ठीक है, अडॉप्ट किया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949 एंड केम इनटू फोर्स, कब इसे लागू किया गया, तो कब इसे लागू किया गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको कब लागू किया गया, तो उससे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। हमने एडॉप्ट कब किया था, अपनाया कब था, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अपनाया था, उसकी डेट है 26 नवंबर 1949, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अपनाया था, लेकिन लागू कब किया, तो लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी वॉज सेलेक्टेड एज अ डेट फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज, तो इसका मतलब क्या है, 26 जनवरी की संविधान के प्रारंभ की डेट को चुना क्योंकि हमने बताया अभी आपको 26 जनवरी को ही उसे लागू किया गया था। तो लागू क्यों किया गया था 26 जनवरी को इसलिए लागू किया गया था क्योंकि इट वाज ऑन दिस डे पूर्ण स्वराज डे वॉज सेलिब्रेटेड इन 1930 बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा इस दिन पूर्ण स्वराज यानी स्वतंत्र भारत की मांग की गई थी। तो इसीलिए 26 जनवरी को ही चुना गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। एडॉप्ट तो हमने पहले कर लिया था, लेकिन पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कब किया, 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है वो अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी। अब इसमें पूछ रहा है बिजनेस कमेटी के कौन अध्यक्ष थे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, ठीक है। तो बिजनेस कमेटी के कौन अध्यक्ष थे, तो बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी, ओके। अगला क्वेश्चन है वो अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ कमिटी फॉर फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन संविधान सभा के फंक्शन यानी कार्य के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के कार्य के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर है जीवी मावलंकर। अगली बात, वो अमंग द फॉलोइंग एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल फ्लैग एड हॉक कमेटी। तो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि इसके आंसर कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी 3 कमेटी का अध्यक्षता की थी। रूल एंड प्रोसीजर कमेटी, हमारी ये फ्लैग कमेटी आ गई, और रूल प्रोसीजर फ्लैग कमेटी हो गई, और एक और कोई कमेटी थी जो हमने पिछले में कवर कर चुका है, ठीक है। तो ये हो गया 14 क्वेश्चन। द डिज़ाइन ऑफ नेशनल फ्लैग वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया इन। तो हमारा जो नेशनल फ्लैग का डिज़ाइन था वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कब अडॉप्ट किया, तो उसकी डेट है 22 जुलाई 1947, ओके। 22 जुलाई 1947 को हमारा नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया। इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वो ऑफ द फॉलोइंग प्लेड ए मेजर रोल। रियासतों के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी, रियासतों का एकीकरण, यानी हर स्टेट, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में पहले राजा हर स्टेट में अलग अलग राजा रहते थे, तो वो अपना शासन करते थे। तो उनको हमारे भारत में मिलाने के लिए किन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। तो इसका आंसर है वल्लभ भाई पटेल एंड वी.पी. मेनन। अब ये पूछ रहा है वो रोट द बुक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट, ठीक है। भारतीय राज्यों के एकीकरण की कहानी पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये पुस्तक किसने लिखी थी भारत के एकीकरण की कहानी, तो वी.पी. मेनन। क्योंकि अभी हमने बात की कि वल्लभ भाई पटेल जी और वी.पी. मेनन जी ने ही रियासतों को एकीकरण में भूमिका निभाई थी। तो बुक किसने लिखी, तो यहाँ वी.पी. मेनन जी ने लिखी द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, भारतीय राज्यों के एकीकरण की कहानी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये आपको पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत सरकार के संघीय रूप के लिए प्रदान किया गया था, यानी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए। तो कौन सा एक्ट था, तो वो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो होता क्या है फेडरल गवर्नमेंट, ए फेडरल गवर्नमेंट इज अ सिस्टम ऑफ डिवाइडिंग अ पावर बिटवीन द सेंट्रल नेशनल गवर्नमेंट एंड लोकल स्टेट गवर्नमेंट। मतलब स्टेट में भी पावर और एक सेंट्रल में तो पावर है ही, तो साथ में हर स्टेट में अलग अलग पावर्स भी बांट दी गई है। तो ये आपको इस क्वेश्चन में पता, ये क्वेश्चन ये बोल रहा था।
अगला है द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज हेल्ड इन, संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित किया गया। तो कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946। ये तो मैंने पार्ट 1 में पहले आपको कवर किया ही है। अब आपको पूछ रहा है ये द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज हेल्ड इन, कहाँ पर इसकी बैठक हुई थी? पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, वो कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी हमारी दिल्ली में, न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, निम्नलिखित में से कौन 1935 के भारत सरकार अधिनियम की एक विशेषता नहीं है? तो आपको ये पूछ रहा है कि 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या क्या चीज़ें थी। आपको इस क्वेश्चन से क्लियर होगा और उसमें क्या नहीं है ये आपको इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसका आंसर है डायची ऑफ एट द सेंटर एज वेल एज प्रोविजंस, केंद्र के साथ साथ प्रांतों में भी ड्यूरिंग द शासन, ये हमारा नहीं था। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस सिस्टम को 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत लाया गया था, बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत इसे हटा दिया गया था। तो ये चीज़ नहीं है इसमें। बाकी क्या क्या है तो उसे भी देख लीजिए। ए बाइकैमरल लेजिस्लेटिव, द्विसदनीय विधायिका, ठीक है, प्रोविजनल ऑटोनॉमी, प्रांतीय स्वशासन एंड ऑल इंडिया फेडरेशन। तो फेडरेशन भी तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि फेडरल सिस्टम लाया किसके द्वारा गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये इस ऑप्शन में भी कवर हो गया। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फॉर्मिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान बनाने में सबसे गहरा प्रभाव डाला? तो किससे सबसे ज़्यादा चीज़ें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में आई है, या जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आई हैं, तो वो किस से आई है? तो वो आई है हमारी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे 20 जो मैंने आपके लिए फटाफट लाए। तो ये ऐसे ही और भी क्वेश्चन की सीरीज़ में तैयार कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इन क्वेश्चंस को खुद से ढूंढता हूँ, खुद हर अच्छी बुकों से देखता हूँ, टाइप करता हूँ और आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन बनाते रहता हूँ। तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट जरूर करना, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार और अगले वीडियो में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पर आपको यूट्यूब का मेरा लिंक दिया हुआ है, मेरे फेसबुक का पेज का और मेरे टेलीग्राम का। आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप मेरे अपना टेलीग्राम चैनल हमारा इससे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कीजिए और इसकी PDF ले लीजिए। ठीक है, तो ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोज़ के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।